ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। और ये क्वेश्चन हम आगे स्टार्ट करें समझे इससे पहले आप इसको मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से एंड हेंस इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। सो क्वेश्चन है check whether 6 raised to power n, okay, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. That means यहाँ पे जो आपको पावर में n दिख रहा है ये n एक नेचुरल नंबर है like 1 2 3 so on। तो इनके पूछने का मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए क्या 6 raised to power n, that means like 6 raised to power 1 और 6 raised to power 2, 6 raised to power 3 या फिर 6 raised to power 100, ऐसे कोई भी नंबर्स क्या कभी वो नंबर्स जीरो के साथ एंड कर सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है क्या पूछ रहे हैं, बट हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते ऐसे, राइट। हम अगर एक एक वैल्यू के लिए इसको चेक करेंगे तो ये तो कभी एंड नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसको अप्रोच करने का थोड़ा सा हमारा डिफरेंट मेथड होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नंबर्स जीरो के साथ एंड होते हैं उन नंबर्स के बारे में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी कुछ खास बात है क्या। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है जो जीरो के साथ एंड करता है। तो आप सबके दिमाग में आएगा कि सबसे पहला नेचुरल नंबर जो जीरो के साथ एंड करता है वो है 10, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि 10 हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जो जीरो के साथ एंड करता है और इसके आप आगे चलेंगे तो 20 30 40 सो ऑन, तो सारे नंबर जीरो के साथ एंड करते हैं। बट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इन सब में कॉमन बात क्या है, कॉमन बात ये है कि ये सब के सब 10 के मल्टीपल्स हैं या फिर आगे आने वाले सब नंबर्स ये 10 से डिविजिबल हैं, करेक्ट। ये 10 से डिविजिबल हैं और 10 से डिविजिबल होने का मतलब ये सब 10 के टेबल में आते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर जीरो के साथ एंड कर रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए उसके फैक्टर जो है वो भी 10 के फैक्टर जैसे ही होने चाहिए। सो समझते हैं सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 5। ओके सो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और आगे इसका सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 6 raised to power n, करेक्ट। तो अगर ये नंबर जीरो के साथ एंड करेगा दैट मीन्स ये 10 से डिविजिबल होना जरूरी है, राइट। तो 10 से डिविजिबल ही तभी होगा जब ये 10 के टेबल में आएगा। तो 10 के फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स जो है वो कॉमन होने चाहिए। दैट मीन्स अगर उस नंबर के पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं तो दैट मीन्स वो डेफिनेटली जीरो के साथ एंड कर सकता है, डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा एंड हेंस वो जीरो के साथ एंड भी करेगा। ओके तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई कि कोई भी नंबर जीरो के साथ एंड करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। ओके नाउ स्टूडेंट्स ये हमें समझ तो आ गया कि अगर इस नंबर को जीरो के साथ एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए। बट हम अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स को इसके सॉल्यूशन को हम नोट करेंगे एंड फ्रेम करेंगे सो दैट हमें एग्जाम में भी ये लिखना बहुत इजीली आ जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी नंबर जीरो के साथ कब एंड हो सकता है। सो हमारा जो इसका सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट पॉइंट है एनी नंबर can end with 0, right? Any number can end with 0 if it has 2 and 5. Okay, if it has 2 and 5 in its prime factorization, correct? तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर जीरो के साथ एंड कर सकता है इफ इट हैज 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आया। अब हम आते हैं अपने नंबर के पास। हमारा नंबर क्या है 6 raised to power n। तो 6 raised to power n में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है
कि क्या इसके पास एक्चुअली ये फैक्टर्स हैं या नहीं है। सो 6 रेज़ टू पावर n को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल बी 2 into 3। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 3 रेज़ टू पावर n। सो हम क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि 6 के पास ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, करेक्ट। सो हम इसी में कंटिन्यू करके मेंशन करेंगे therefore 6 raised to power n does not have 5 in its prime factorization. So 6 raised to power n does not have 5 as a prime factor. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमें कैसे पता कि इसके पास 5 प्राइम फैक्टर नहीं है? हमने तो यहाँ पे सिर्फ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स कभी चेंज हो सकते हैं? क्या इसके पास कोई और प्राइम फैक्टर्स आ सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, आंसर इज नो। इसकी जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, राइट। एंड ये क्यों यूनिक है? हमने पहले सीखा है, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते समय सीखा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होती है। ओके, सो यहाँ पे हमने 6 को जब प्राइम फैक्टराइज करके 2 into 3 लिखा तो हम जानते हैं कि उसका जो फैक्टराइजेशन है दैट इज यूनिक। ओके, एंड अब हम ये सेम पॉइंट को एक्सप्रेस करेंगे यहां पे एज ऑल्सो this factorization is unique. Also this factorization is unique as per fundamental theorem of arithmetic. Okay, तो उसको लिखेंगे also this factorization is unique as per fundamental theorem of arithmetic. करेक्ट। तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि सबसे पहले 6 रेज़ टू पावर n या किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज 2 and 5 इन द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, एंड देन हमने हमारे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड हमने देखा कि उसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। ओके, विच इज आवर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने ये एश्योर किया कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है कि जो ये नंबर है 6 रेज़ टू पावर n वो 0 के साथ कभी एंड नहीं कर सकता। ओके, सो देयरफॉर 6 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर है। एंड बिफोर मूविंग अहेड अगेन मैं सेम बात बोलूंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझेंगे एंड वीडियो को पॉज करके एज इट इज 1 by 1 आप इसके नोट्स बनाएंगे, स्टेप वाइज इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ओके, बिकॉज हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस डाउन, देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, हम इस एक्सरसाइज के एंड की तरफ आ रहे हैं एंड दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है, लेकिन जो नंबर्स है वो नंबर्स हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। दे आर आस्किंग एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि ये नंबर्स हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में लिख के दिए हैं, लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना बहुत सिंपल सी चीज है कि ये नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों हैं। एंड आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, राइट। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। वी हैव टू शो जस्ट दैट
कि इन नंबर्स के पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, एंड अगर किसी भी के पास भी दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहला वाला नंबर लेते हैं, एंड जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप सेकंड वाले नंबर को एज अ प्रैक्टिस और एज अ होमवर्क आप इसको करेंगे समझने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग द फर्स्ट नंबर which is 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। ओके, दैट्स वाई समझना मुश्किल है कि नंबर कॉम्पोजिट होगा या प्राइम होगा। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये +13 यहां से हटा देता हूं, ये नंबर मैं यहां से हटा देता हूं +13, तो अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। 7 into 11 into 13, आप कहेंगे कि यस इसके तो तीन फैक्टर्स मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, तो ये डेफिनेटली कॉम्पोजिट नंबर ही होगा, दो से ज्यादा फैक्टर्स तो है इसके पास। बट द प्रॉब्लम इज ये हमें इतने सिंपल फॉर्मेट में नहीं दिया, हमें यहाँ पे लिख दिया है +13। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें सिंप्लीफाई करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लाना है। ओके, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि 7 into 11 into 13 +13 में से वी कैन गेट 13 कॉमन, एंड हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 7 into 11, यहां से जब आपने 13 को कॉमन लिया प्लस 13 को आपने 13 में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1। So 7 into 11 is 77 plus 1 is 78। तो ये नंबर सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा 13 into 78। ओके, एंड वैसे तो स्टूडेंट्स आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स कितने होंगे, दो से ज्यादा होंगे, कॉम्पोजिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस कंक्लूजन पे आने से पहले अभी हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 13 into 78, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 78 को भी प्राइम फैक्टराइज करके फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, एंड हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा। तो 13 into 78, जब आप 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो दैट विल बी 2 into 3 into 13। ओके, तो 2 into 3 into 13, एंड फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 into 3 into 13 raised to power 2। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हो कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट को वापस से एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट अपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मेट में लिख दिया है। ओके, एंड आप कोई भी मुझे देख के इजीली बता सकता है कि इस नंबर के पास कितने फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, देन देयर इज वन मोर फैक्टर, और अभी हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3। व्हाट इज द अदर प्राइम फैक्टर, हमें सिर्फ दो से ज्यादा फैक्टर्स को प्रूव करना है, तो दो फैक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, एंड एक फैक्टर में और इजीली दिख रहा है, वो क्या है 13। तो डेफिनेटली इस नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, राइट, एंड अगर किसी भी नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्पोजिट नंबर। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख के अपना आंसर कंक्लूड करेंगे कि क्लियरली दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स एंड हेंस इट इज कॉम्पोजिट। ओके, तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई कि हमने कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले नंबर को सिंप्लीफाई किया, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद हमें समझ में आया कि इस नंबर के पास क्लियरली दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, एंड अगर किसी के पास भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर आपको इसका ये वाला पार्ट समझ में आया तो आई एम श्योर आप इसको भी सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर लेंगे। तरीका वही रहेगा, फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहां भी दिया है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 को कॉमन लेके, एंड ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे आएंगे तो आपको वहां पे जाके डिसाइड करना है कि क्या उसके पास दो फैक्टर से ज्यादा है या एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। अगर दो फैक्टर से ज्यादा निकले तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, सो नोट दिस क्वेश्चन नाउ, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
and after this we will move ahead to the last segment of this session, last segment of this video, और हम अपने इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज का इनफैक्ट हमारे सेशन का आज यही लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। ओके, सो एचसीएफ और एलसीएम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपने स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने भी देखा होगा क्वेश्चंस में जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ का आंसर जनरली बहुत छोटा आता है। ओके, एचसीएफ का आंसर जनरली बहुत छोटा आता है एंड एलसीएम का आंसर टू द ऑपोजिट जनरली बहुत बड़ा आता है। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एचसीएफ और एलसीएम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ये बोलता है, सबसे पहले अगर हम एचसीएफ के बारे में बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट है एचसीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो कभी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जब हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, तो वो उन सब नंबर से छोटा आता है या फिर वो मैक्सिमम सबसे छोटे नंबर के इक्वल होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम क्वेश्चंस लाइक कुछ 2, 3 एंड 6, तो अगर हम इन तीन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ या तो इन तीनों नंबर से छोटा होगा या फिर सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज smaller than the numbers or equal to the smallest number। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ उन सब नंबर से छोटा होगा या फिर उनमें से सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया एचसीएफ के बारे में। और एलसीएम के लिए जो ये प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट कैसे होगी? अगर आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो वो उन सभी नंबर से बड़ा आएगा या फिर वो सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो इसको भी हम सिमिलरली नोट करेंगे दैट एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स is greater than the numbers or equal to the largest number। ओके, आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। और ये प्रॉपर्टी को हम यूज कहां करेंगे, इसका एक एग्जांपल है जो हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ ढूंढ रहे हैं तो एचसीएफ की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा उन नंबर से छोटा होता है या फिर सबसे छोटे नंबर के इक्वल होता है। ओके, और यही काम अगर हम एलसीएम के लिए करेंगे तो वो उन नंबर से हमेशा बड़ा होगा या फिर सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी अगर हमें अच्छे से समझ में आ गई तो हम इसको एज अ ट्रिक यूज करके हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले हम आगे चलते हैं और अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हो आपके सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो प्रॉपर्टी अभी अभी सीखा है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, हम उसको यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ओके, सो क्वेश्चन में काफी सारा इंफॉर्मेशन है, वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया, ओके, सो वी हैव अ फर्स्ट पर्सन सोनिया। Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes, so there is one more person, Ravi,
तो ये है सोनिया, ये है रवि। ओके, तो सोनिया एंड रवि, दीज आर द टू पीपल। सोनिया क्या कर रही है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। इसका मतलब ये है कि सोनिया को ये सर्कुलर पाथ को एक बार पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? उसको 18 मिनट्स लगते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम मान लेते हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोनिया को पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स। अच्छा, और रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को भी अगर इस पूरे सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करना है तो रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहां तक समझ लिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे दो लोग हैं, सोनिया, ओके, सोनिया एंड रवि। तो सोनिया को इस पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को इस पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि इस पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के लिए, यहां से दोनों सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सोनिया भी इस डायरेक्शन में भाग रही है, सोनिया भी इस डायरेक्शन में जा रही है और रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसे जाएंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर मान लीजिए ऐसे जाएंगे तो भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। Then after how many minutes they will meet again at the starting point? तो बच्चों हमें बताना है कि ये दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो क्लियर है कि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो ये रवि जो है वो ज्यादा फास्ट है, मतलब ये दोनों एक साथ साथ नहीं भाग रहे हैं। दोनों में से रवि जो है वो आगे भाग रहा होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, उसको कम टाइम लग रहा है ना ये कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उनसे हमने पूछा है कि अगर ये दोनों ऐसे ही सेम डायरेक्शन में भागते रहे तो वापस आके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ तो आ गया कि हमारा जो आंसर है वो आंसर 18 और 12 मिनट दोनों से ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा आएगा? बिकॉज बच्चों रवि को 12 मिनट लगेंगे वापस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में आने में। लेट से रवि यहां से भागना स्टार्ट करता है तो 12 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करेगा और वापस से वो यहां पहुंच जाएगा। लेकिन 12 मिनट बाद सोनिया तो यहां कहीं होगी, बिकॉज उसको तो 18 मिनट लगते हैं ना वापस आने में, 18 मिनट लगते हैं पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब दोनों 12 मिनट में तो नहीं मिल पाएंगे, करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, जब 18 मिनट में सोनिया यहां राउंड कंप्लीट करके पहुंचेगी तब रवि आगे चला जाएगा। तो ऐसे ये दोनों आगे पीछे भागते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आके जरूर मिलेंगे। और ये हमारा आंसर जो है वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हमने अभी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस की है कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर 12 और 18 यानी कि 12 और 18 दोनों से बड़ा है। तो जब हमारा रिक्वायर्ड नंबर दोनों से बड़ा है तो क्या वो HCF होगा या LCM होगा? तो आंसर इज करेक्ट। अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान से सोचेंगे जो हमने अभी अभी नोट की थी, अगर हमारा रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से बड़ा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं LCM, लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या है? आंसर होगा LCM ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज 12 एंड 18। और ये सब हमें समझने के लिए जरूरी है, हमें इसको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है इसमें। हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकालेंगे अपना। रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू LCM ऑफ 12 एंड 18, करेक्ट। हम LCM क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज ये इन दोनों नंबर से बड़ा है। हम जो हमारा आंसर है, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 12 और 18 दोनों से बड़ा आने वाला है। तो अगेन फिर से क्या करेंगे? क्विकली 12 और 18 का LCM निकालते हैं। पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आएगा? 2 raised to power 2 into 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आएगा? 2 into 3 raised to power 2। ओके, और बच्चों LCM क्या होता है? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स।
यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबको ले लेंगे। 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है। क्या इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है? नो। तो हम 2 और 3 के अब क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर्स को यहाँ पे ढूंढेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट पावर है बच्चों 2, 3 का हाईएस्ट पावर भी क्या है? 2। सो हमारा आंसर होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज 36। तो 36। एंड स्टूडेंट क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसको प्रॉपर यूनिट्स के साथ आंसर देंगे, हम सिर्फ 36 लिख के नहीं छोड़ देंगे। हमारा आंसर फाइनल होगा देयरफॉर they will meet at starting point in 36 minutes. ओके, सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं तो हम इसको अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, वर्कशीट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस करिए एंड आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि अगर हमारा रिक्वायर्ड आंसर नंबर्स जो दिए गए हैं उनसे बड़ा है तो हम हमेशा उनका एलसीएम निकालेंगे, और अगर हमारा रिक्वायर्ड आंसर उनसे छोटा है तो हम उनका एचसीएफ निकाल देंगे। ये छोटा सा ट्रिक है समझने के लिए, बिकॉज ये एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ओके, तो स्टूडेंट्स विद दिस क्वेश्चन हम एंड करते हैं ये एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड हेंस वी विल बी एबल टू मास्टर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न्ड फॉर दिस एक्सरसाइज। एंड विद दिस हम आज का वीडियो, आज का सेशन एंड करते हैं। एंड आप सबको अगर अच्छा लगा, आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथवाइज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और हम आगे चलेंगे विद हमारा एक्सरसाइज 1.2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so till then take care and see you all in the next session.